नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर। केंद्र सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई और इसकी घोषणा के बाद से ही शिक्षा के स्तर पर चर्चाएं आरंभ हो गई हैं कि ये नई शिक्षा नीति किन मायनों में पिछली शिक्षा नीतियों से बेहतर है। इस नई शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं हैं, इसकी कैसी रूपरेखा है, इसके बारे में मैं सरल शब्दों में जानकारी देने जा रही हूं, ताकि जितने शिक्षक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं और जो उनके अभिभावक हैं, वो इस शिक्षा नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने को भविष्य के लिए तैयार कर सकें। शिक्षा समाज में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है और उसका व्यवहार परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके उसको एक योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक अंग है। इसीलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और उसमें आई कमियों को दूर करने के लिए समय समय पर शिक्षा नीतियां बनाई गई, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बोला गया। अब तक 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनी हैं। सबसे पहली 1968 में बनी, दूसरी 1986 में बनाई गई और अब तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है कुल 34 वर्षों बाद 2020 में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समिति थी, उसके अध्यक्ष इसरो के पूर्व चीफ श्री कस्तूरी रंगन जी थे। ये अब तक की सबसे बड़ी कमेटी थी। इस शिक्षा नीति को बनाने में जिला, पंचायत, गांव स्तर सभी व्यक्तियों से परामर्श लिया गया है। इस शिक्षा नीति की कुछ जो विशेषताएं हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं। इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब शिक्षा तंत्र पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी तक करीब 3% था, तो अब यह लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम एजुकेशन को समाप्त कर दिया गया है। अभी आगे इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति में छात्रों के नामांकन अनुपात को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाना है। यह शिक्षा नीति 10+2 प्रोग्राम को बदलकर 5+3+3+4 प्रोग्राम में बदलेगी। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। इस प्रकार ये जो शिक्षा नीति है केंद्र द्वारा तो पास कर दी गई है, अभी इसे संसद में पास होना बाकी है और वो जहां तक है पास हो जाएगी और इसको लागू होने में कुछ समय लग ही जाएगा और शायद ये भारत में 2022 या 2023 तक लागू हो जाएगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ अब कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस तरह से शिक्षा के पैटर्न में चेंज आएगा। जो पुराना पैटर्न था या पुरानी पद्धति थी वो 10+2 थी, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम लोग पढ़ते थे और फिर 2 साल 11th और 12th पढ़ते थे, जिसमें कि हमारी स्ट्रीम डिसाइड हो जाती थी कि हम साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे या कॉमर्स लेंगे। तो अब नई शिक्षा नीति में इस 10+2 पैटर्न को हटाकर 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया जाएगा। तो ये पैटर्न क्या है, ये जो 4 आपको स्टेजेस दिख रही हैं, उन 4 स्टेजेस के नाम हैं। पहला
स्टेज है या लेवल है फाउंडेशन लेवल, दूसरा है प्रिपरेटरी लेवल, तीसरा है मिडिल लेवल और चौथा है सेकेंडरी लेवल। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन लेवल। तो इस 4 हिस्सों को जो स्कूली शिक्षा होगी उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं फाउंडेशन लेवल में क्या क्या बदलाव होंगे या कैसा होगा, उसमें उसकी रूपरेखा क्या है। फाउंडेशन लेवल में ये 5 साल का प्रोग्राम है, क्योंकि 5 लिखा हुआ है तो ये 5 साल का प्रोग्राम है। इसमें अब एंट्री बच्चों की हो जाएगी 3 साल की उम्र में। 3 साल के बच्चे अब स्कूल में जाएंगे, लेकिन क्या होगा, पहले के 3 साल वो केवल खेलेंगे कूदेंगे, प्ले ग्रुप टाइप का होगा। और जो प्ले ग्रुप जब 3 साल का पूरा हो जाएगा उसके बाद जो अंतिम 2 साल होंगे उससे उसकी स्कूलिंग शुरू होगी, तब वो क्लास 1 में जाएगा और उसके बाद क्लास 2 में। इसका मतलब जैसे अभी 10+2 वाले सिस्टम में पहली कक्षा में बच्चा 6 साल पे जाता है, इस सिस्टम में भी बच्चा फर्स्ट क्लास में 6 साल पे ही जाएगा, क्योंकि 3 साल में उसने एंट्री ले ली, 3 साल वो प्ले ग्रुप में खेलेगा पढ़ेगा और 6 साल होते ही छठे साल में वो फर्स्ट क्लास में पहुंच जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इस लेवल में कोई एग्जाम्स नहीं होंगे। बच्चा अपने आप ग्रो करते हुए अगली क्लास में पहुंचता जाएगा। इसके बाद आता है प्रिपरेटरी लेवल। प्रिपरेटरी लेवल 3 साल का प्रोग्राम है। इसमें अब एंट्री होगी 8 साल के बच्चे की, या ये कह सकते हैं कि बच्चा जब क्लास 3 में पहुंचेगा तब इस लेवल में आ गया। इस लेवल में धीरे धीरे बच्चे की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू की जाएगी, उसको पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। तो इसमें इस लेवल में एक्टिविटीज के साथ साथ पढ़ाई रखी जाएगी। एक्टिविटीज में जैसे फिजिकल एजुकेशन, बागवानी या और तरह की एक्टिविटीज रहेंगी, ताकि उसका जो मन है लगा रहे और पढ़ाई भी हल्के तौर पे धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे मुख्य बात जो इसमें है, ऐसा माना गया है कि यदि बच्चा अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में सीखता है तो बहुत जल्दी ग्रास्प करता है, बहुत जल्दी समझता है और ग्रो करता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो जो भाषा रखी जाए वो या तो बच्चे की मदर टंग यानी कि मातृभाषा रखी जाए, या उस जगह की जो रीजनल लैंग्वेज है वो रखी जाए। उस बच्चे पर मतलब किसी और लैंग्वेज का दबाव नहीं बनाया जाए, इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। पुस्तकें उसी तरह से रीजनल और मदर टंग्स में जो है छापने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा इस लेवल में मेन एम्फेसिस इस पर रहेगा कि बच्चा जो आधारभूत गणित होती है, जो सिंपल मैथ्स होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहाड़े वगैरह, वो थोड़ा बहुत सीख पाए अच्छे से। और दूसरा, उसकी भाषा स्ट्रांग हो जाए, यानी कि वो अपने को व्यक्त कर सके और लिखना अच्छे से सीख जाए। तो इन 2 चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस रहेगा। तीसरा लेवल आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल फिर से ये 3 साल का प्रोग्राम है, 3 इयर्स प्रोग्राम है। इसमें अब बच्चा जब प्रवेश करेगा तो वो 11 साल का हो चुका होगा, या ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा क्लास 6 में प्रवेश करता है, यानी क्लास 6 में प्रवेश करने पर वो आ जाएगा मिडिल लेवल में। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो नई शिक्षा नीति में लाई गई है वो ये है कि इस लेवल में बच्चा मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इनके साथ साथ वोकेशनल नॉलेज भी गेन करेगा। वोकेशनल नॉलेज मीन्स व्यावसायिक शिक्षा, जैसे कि यदि कोई सिलाई, कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग सीखना चाहता है, या कोई पाक कला के बारे में सीखना चाहता है, या कोई फर्नीचर संबंधित जिस भी तरह की ट्रेड से रिलेटेड जो जानकारी बच्चा चाहता है, वो इसमें अपनी रुचि के अनुसार उसको चूज कर लेगा और पढ़ाई के साथ ही उसके साथ पढ़ेगा। इसके अलावा इसमें मिडिल लेवल में कंप्यूटर नॉलेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि बच्चे को जो आधारभूत कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो दिया जा सके। कंप्यूटर कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी, क्योंकि आगे जो आने वाली सदी है उसमें कंप्यूटर नॉलेज बहुत आवश्यक है। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के बिना ऑनलाइन शिक्षा संभव ही नहीं थी।
इसके अलावा किसी एक भारतीय भाषा को यानी इंडियन लैंग्वेज को पढ़ना भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे संस्कृत हुई या कोई और जो हमारी भारतीय सूची में, भाषा की सूची में लैंग्वेज है, उसमें से किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना बच्चे के लिए कंपलसरी होगा। लेकिन किसी भी लेवल पे बच्चे को किसी पर्टिकुलर भाषा को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये स्पेशली लिखा हुआ है। इस लेवल से एग्जाम्स भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जिनका स्तर बहुत सरल रखने की कोशिश की जाएगी। फिर आता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल ये अंतिम लेवल है जो 4 साल का प्रोग्राम होगा। इसमें एंट्री 14 साल पे बच्चा करेगा या क्लास 9th में आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो अभी तक हम लोग कह रहे थे कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये स्ट्रीम एजुकेशन हटा देगी, यानी कि अब 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की चूज करने की जरूरत नहीं है। वो जो सब्जेक्ट चाहे, मल्टीपल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट चाहे वो चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है तो मैं ज्योग्राफी भी ले सकती हूँ, मुझे मैथ्स पढ़ना है मैं मैथ्स भी ले सकती हूँ, और मुझे कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़नी है तो मैं अकाउंटिंग भी लेने के लिए फ्री हूँ। तो ये जो चुनाव है ये 9th से ही आपको मिल जाएगा। 9th, 10th, 11th, 12th आप जो सब्जेक्ट चाहे चूज कर सकते हैं। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं है। इसमें जो एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज रख दिए जाएंगे। अभी तक हम लोग के यहाँ क्या होता है, साल में एक बार एग्जाम होता है, वो अगर किसी कारणवश बिगड़ गया या बीमार पड़ गए तो उसका हमें फल भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इसमें आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम कर दिए जाएंगे, यानी 2 बार एग्जाम कर दिए जाएंगे, और इवन एग्जाम को पास करने के लिए भी दूसरा आपको प्रयास दिया जाएगा। इसके अलावा इस लेवल पे आके आपको कोई एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की भी फ्रीडम दी जाएगी। आप यदि चाहते हैं कोई फ्रेंच, जर्मन या कोई और लैंग्वेज पढ़ना, तो इस लेवल पे आप उसको चूज कर सकते हैं। इस शिक्षा नीति की जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि इसका ज्यादा जोर इस बात पर है कि बच्चे रटंत विद्या को छोड़कर क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि उनकी जो सोच है उसको विकसित किया जाए। वो किसी बात पर अपने जो विचार हैं उसको स्वतंत्रता से रख सकें। तो अब इससे जो रटने वाली जो पद्धति है वो खत्म हो जाएगी। तो अब समझते हैं ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या बदलाव आएंगे। ग्रेजुएशन लेवल जो अभी तक हम लोगों का 3 साल का होता है वो अब 3 साल या 4 साल का होगा। वो कैसे होगा, सबसे पहले समझिए ग्रेजुएशन लेवल में सबसे जो मुख्य बात आ गई है वो है री एंट्री और एग्जिट की सुविधा दे दी गई है। ये क्या चीज है, जैसे अभी हम बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद किसी कारणवश, चाहे पैसे की कमी से या बीमार पड़ गए, और हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर नहीं कर पाए, हमने केवल 1 साल बीएससी की, लेकिन उसका हमें कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो हमारे वो 1 साल बर्बाद हो जाते हैं। हमें जब दोबारा बीएससी करनी पड़ती तो फिर से वो फर्स्ट ईयर करना पड़ता है। तो इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये फायदा दिया गया है कि आपने जितने साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया, हर उस साल का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पर एक पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ होगा। जैसे कि अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो तो आपको एक सर्टिफिकेट नाम कर डिग्री या सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी, और थर्ड ईयर कंप्लीट होने पर प्रॉपर डिग्री मिलेगी। तो जो नौकरियों के लिए जैसे उस समय लिख के आएगा कि डिग्री होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये 3 साल कंप्लीट होने चाहिए, तब आपको डिग्री धारक कहा जाएगा। और जिन बच्चों को नौकरी ही नहीं केवल रिसर्च में आगे जाना है, तो उन्हें 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। 4 साल पूरे होने पर उनको रिसर्च डिग्री नाम का जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका फायदा ये है कि वो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे और आगे पढ़ाई में ही आगे बढ़ना है, उन्हें पीएचडी करना है, वो कर सकेंगे।
और जिन लोगों को केवल नौकरी के लिए करना है वो केवल 3 साल करके डिग्री लेके नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी ने 2 साल करके छोड़ दिया तो उसके पास डिप्लोमा तक की डिग्री होगी, और यदि वो दोबारा चाहता है कि अब मैं वापस 3rd ईयर कर लूं तो ये सुविधा दी गई है। अब आप 2 साल बहुत साल पहले मान लीजिए किया था, 4-5 साल बाद आप 3rd ईयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको अपना पिछला 2 साल का डिप्लोमा वाला जो डिग्री है वो दिखा के आप 3rd ईयर में एंट्री ले सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि री एंट्री और एग्जिट की सुविधा है। पोस्ट ग्रेजुएशन अब 1 साल का या 2 साल का होगा, डिपेंड करता है कि आपने कितने साल की ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा। अगर आपने 4 साल वाला ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है तो आपको केवल 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है एमफिल, जो अभी तक होती थी वो एमफिल का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है। पीएचडी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो वैसा ही है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि आने वाले 15 वर्षों में कॉलेजों का यूनिवर्सिटी से संबंध धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे कि यूनिवर्सिटीज जो अपना अधिकतम समय कॉलेजों के एग्जाम्स वगैरह कराने में व्यय करती हैं वो उनका समय बचे और वो रिसर्च पर फोकस कर सकें। तो इस तरह से मैंने आज आपको पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो रूपरेखा है वो सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब मेरे हिसाब से इस नई शिक्षा नीति के कौन कौन से सकारात्मक पक्ष हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला, जैसा कि कहा गया है कि नई शिक्षा नीति में 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इससे शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक शिक्षा पर खर्च का जो भाग था बहुत कम था, अब भाग बढ़ेगा तो स्तर भी बढ़ना चाहिए। दूसरा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई रखी गई है इसमें मोस्टली व्यावसायिक शिक्षा पर जो बल दिया गया है ये सबसे सबल पॉइंट है, और इसमें व्यावहारिक शिक्षा पर भी बल दिया गया है। तीसरा जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है वो है मूल्यांकन, असेसमेंट। असेसमेंट जो अभी तक केवल नंबरों के आधार पे होता था, बच्चे कितना नंबर लाए हैं उस पर, वो अब 3 हिस्सों में होगा। मार्क्स तो दिए ही जाएंगे जो बच्चा अपना परफॉर्मेंस करता है, उसके अलावा उसमें एक ऑप्शन रहेगा सेल्फ का, यानी कि बच्चा स्वयं को भी नंबर देगा कि वो स्वयं को कहाँ पाता है, ये रखा गया है। तो इससे बच्चे की अपनी थिंकिंग भी बढ़ेगी कि वो समाज में आगे कहाँ स्टैंड करता है। और तीसरा, उसके फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप भी उसको नंबर देंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव होगा। चौथा, अब जो शिक्षा के जो काम है उन कामों को 4 अलग अलग विभाग देखेंगे। जैसे एक विभाग कर दिया जाएगा जो सिलेबस और करिकुलम को बनाएगा, दूसरा विभाग कर दिया जाएगा जो रेगुलेटरी वर्क को देखेगा कि किस प्रकार ये क्रियान्वित किया जा रहा है, तीसरा विभाग केवल सैलरी और स्कॉलरशिप्स को देखेगा, और चौथा विभाग एक बनाया गया है असेसमेंट के लिए जो केवल रिजल्ट निकालेगा या आकलन करेगा। इसको कहा गया है नेशनल असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय आकलन केंद्र एक बनाया जाएगा जो परख के नाम से होगा। परख मीन्स परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मीन्स समग्र विकास के लिए जो असेसमेंट किया जाएगा, इसके लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कामों का बंटवारा कर दिया गया है, अलग अलग विभाग देखेंगे। शिक्षक के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, और एक बहुत अच्छी बात है कि शिक्षक को शिक्षा के अलावा अन्य कार्यों में लगाने से दूर रखने को कहा गया है, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका। मनमानी फीस पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि सरकार हर स्कूल का हर उसके स्तर को देखते हुए उसके लिए मैक्सिमम फीस की लिमिट तय कर देगी। उससे अधिक फीस
कोई विद्यालय नहीं ले पाएगा। प्राइवेट स्कूल्स भी जैसे आजकल मनमानी फीस लेते हैं, तो जो मैक्सिमम लिमिट तय कर दी जाएगी उससे ऊपर वो फीस नहीं ले पाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा भारत में विदेशी यूनिवर्सिटीज आए और अपनी ब्रांचेस खोलें, अपनी शाखाएं खोलें, इसके लिए उसमें बढ़ावा दिया गया है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में सहयोग करेगी, क्योंकि हमेशा नई चीज तभी लाई जाती है जब किसी पुरानी चीज में कुछ कमियां आ जाती हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही नई नीतियां लाई जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि नई शिक्षा नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगी। अब सबसे प्रमुख कार्य है कि इस शिक्षा नीति को लागू कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे उसका सिलेबस बनाया जाएगा, करिकुलम बनाया जाएगा और कैसे उसको स्तरों पे लागू किया जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।